हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की जो हिस्ट्री की बुक है, यानी कि जो इतिहास की बुक है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, उसका चैप्टर नंबर 2 मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसी का ये पार्ट 2 है और मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। आप जाके देख सकते हैं जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले पार्ट 2 में हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है लेखन कला। लेखन कला क्या थी? लिखने की कला को ही लेखन कला कहा जाता है। मतलब कैसे लिखा जाता था, मेसोपोटामिया की बात हो रही है। तो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहले पट्टिकाओं पर लिखा जाता था, गीली गीली पट्टिकाएं होती थी, उन पर लिखा जाता था। और कहाँ मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वह लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं, यानी कि 3200 BC की हैं जो सबसे पहली पट्टिकाएं हैं। और उन पर क्या होता था? गीली गीली पट्टिकाएं होती थी और उन पर सरकंडा होता था, एक चीज़ है सरकंडा जिसका नाम है, उसकी बहुत नुकीली नोक होती थी। तो उसी से ही गाड़ कर लिखा जाता था, गीली गीली पट्टिकाओं पर वो गड़ जाता था, फिर उसको धूप में सुखा लिया जाता था। तो वो सूखने के बाद वो एकदम कंप्लीट हो जाता था। वो लिखने की कला यही है, इसी को लेखन कला कहा जाता है। इसी तरीके से लिखा जाता था। तो आपको यही लिखना है अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहली पट्टिका है वो हमारी 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर सरकंडे एक चीज़ है, उसकी तीखी नोक से, उसकी नोकीली नोक होती थी, तीखी नोक से कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को फिर धूप में सुखा लिया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जब लिख लेते थे गाड़ गाड़ के तो उस पर वो कुरेद जाता था, कुरेद के लिख लेते थे, फिर उसको बाद में धूप में सुखा लिया जाता था। तो वो हमारा जो है उस पर कंप्लीट अक्षर एकदम बन जाते थे, सूखने के बाद वो कंप्लीट हो जाता था। अगर धूप में सुखाने के बाद फिर बाद में हम कुछ नहीं हो सकता ना, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता था। उसको बाद में सूखने के बाद उसको उस पर हम लिख ही नहीं सकते थे। सूखने से पहले जो भी लिखना वो गीली गीली होती थी वो पट्टिकाएं, उस पर गीले पे ही लिखते थे। तो वो गड़ गड़ के उस पर गाड़ के लिख लिया जाता था। अब यहाँ पर आता है लेखन प्रणाली की कुछ विशेषताएं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसको पढ़ते हैं। ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। इट मीन्स के मतलब एक वर्ण या एक स्वर व्यंजन, एक शब्द नहीं होता था, ना कि एक वर्ड होता था, एक अल्फ़ाबेट नहीं होता था। वो पूरा चिन्ह होते थे उसके, और मतलब लिखने के लिए पूरे बहुत सारे चिन्ह होते थे उस भाषा में। तो वो चिन्ह याद करने पड़ते थे पहले। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, मतलब हर ध्वनि का अपना एक चिन्ह होता था और अलग अलग ध्वनियों के अपने अपने चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। लिपिक यानी कि जो लिखने वाला होता था, तो पहले वो इतने सैकड़ों की तादाद में चिन्ह होते थे, तो वो उसको सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। अगर किसी को लिखना है तो वो पहले सैकड़ों चिन्ह याद करता था, फिर बाद में वो लिख सकता था। तो बहुत सारे चिन्ह होते थे। सूखने से पहले इन्हें गीली पट्टिका पर लिखना होता था। जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि अगर सूख जाने के बाद नहीं लिख सकते थे, गीली होगी, तो सूखने से पहले ही लिखना होता था गीली पट्टिका पर। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की ज़रूरत होती थी। इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप देना होता था। अब हमारा आता है यहाँ पर कीलाकार क्या होता है? कीलाकार मतलब जैसे सरकंडा एक चीज़ है, मैंने आपको बताया सरकंडे की नोक से लिखते थे जो कि नोकीली होती थी, उसी को ही कीलाकार कहा गया। और इसको कीलाकार को हम क्यूनिफॉर्म भी कहा जा सकता है, क्यूनिफॉर्म भी। तो ये है कि ये एक लातिनी शब्द है, लातिनी शब्द से मिलकर बना है, लैटिन भाषा का वर्ड है ये। तो ये क्यूनियस लैटिन भाषा का शब्द है, लातिनी शब्द है क्यूनियस, जिसका मतलब होता है छोटी, और एक लैटिन भाषा का शब्द है फॉर्मा और उसका अर्थ होता है आकार। तो ये क्यूनियस और आकार से ही मिलकर ये बना है कीलाकार। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारा मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु, थोड़ा सा इसमें जानते हैं। दजला और फरात नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। मतलब एक दजला नदी और एक फरात नदी है। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो दो नदियाँ, इन दोनों के नदियों के जो बीच की स्थित जगह है वहीं पर मेसोपोटामिया स्थित था। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वो आजकल मेसोपोटामिया जो वो इराक का हिस्सा है, इराक में स्थित है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि दजला और फरात नाम की जो नदियाँ हैं वो उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहती हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती है अथवा जब पानी को सिंचाई के लिए खेतों में लाया जा सकता है, तब ये उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर जमा हो जाती है। यहाँ के जो रेगिस्तान हैं
रेगिस्तानी जो भाग है वो दक्षिण में स्थित है। कहाँ का? जो मेसोपोटामिया का जो रेगिस्तानी भाग है वो दक्षिण मेसोपोटामिया में स्थित है। यहाँ पर दक्षिण में कृषि भी होती है और फरात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुँचती है तो यहाँ पर छोटे छोटे कई धाराओं में वो बढ़ जाती है। जो फरात नदी है वो दक्षिण मेसोपोटामिया में जब पहुँचती है तो वो अपनी बहुत सारी धाराओं में डिवाइड हो जाती है। काफ़ी सारी उसकी धाराएं बन जाती हैं जो कि सिंचाई का कार्य करती हैं, उसकी वजह से सिंचाई हो जाती है। और यहाँ पर जो है दक्षिण मेसोपोटामिया में गेहूँ की, जौ की, मटर की और मसूर की खेती की जाती है। अब दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपजाऊ देने वाली हुआ करती थी। मतलब कि जो दक्षिण मेसोपोटामिया की जहाँ हम बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की जो खेती होती थी वो सबसे ज़्यादा उपज देने वाली खेती होती थी। बट वहाँ जो है फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी जो उपज देने वाली खेती होती थी वो यहीं पर होती थी, दक्षिण मेसोपोटामिया में। लेकिन उसी के साथ साथ जो वहाँ पर बारिश की, वर्षा की कुछ कमी हुआ करती थी। इतनी अच्छे अमाउंट में बारिश वहाँ पर नहीं होती थी। अब स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य पशुपालन था। स्टेपी क्षेत्र मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। स्टेपी क्षेत्र यानी कि स्टेपी घासों के मैदान होते थे मेसोपोटामिया में। घासों के मैदान थे, नॉर्मली उसका नाम जो है स्टेपी था। अलग अलग जगहों पे घासों के जो मैदान होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो मेसोपोटामिया में जो घास का मैदान था उसका नाम स्टेपी था। स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य जो था, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पर पशुपालन हुआ करता था। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदान, पूर्व उत्तरों मैदानों और पहाड़ों के डालों पर पाली जाती थी। तो यहाँ पर जो सबसे जो अच्छा कार्य होता था, सबसे अच्छा जो काम होता था सबसे ज़्यादा, वो था पशुपालन होता था और खेती भी होती थी। खेती के अलावा क्या होता था? भेड़ बकरियाँ स्टेपी घासों के मैदान, मतलब जो चरवाहे थे वो अपनी भेड़ बकरियां चराने आ जाते थे और पूर्व उत्तरी जो मैदान थे वहाँ पर पहाड़ों के डेले पर पाली जाती थी वो सब भेड़ बकरियां। अब हमारा टॉपिक आता है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर, जो कि मेसोपोटामिया के जो पुराने इस सभ्यता में नगरों का निर्माण जो है वो 3000 BC में स्टार्टिंग हो गई थी। मतलब जो नगर बनने का काम जो है स्टार्ट हो गया था 3000 ईसा पूर्व में। और इसके जो प्रसिद्ध नगर हैं, यानी कि जो जाने पहचाने नगर हैं, वो 3 हैं, उरुक, उर और मारी। तीनों इसके प्रसिद्ध नगरों के नाम हैं। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। जो पानी की प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली वो अच्छी नहीं थी। उरवासी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार करते थे। जो उर के वासी थे, यानी कि जो उर जगह है वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, वो घर बनाते समय पहले शकुन और अपशकुन पर विचार करते थे कि ये कुछ होता होगा रसम वसम, तो उस पर पहले विचार करते थे, फिर बाद में घर बनाने की स्टार्टिंग होती थी। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर मारी नगर शहर राजधानी के रूप में फला फूला। यानी कि जो मारी नगर था ना इसका, तो वो राजधानी के रूप में फला फूला था। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, उसमें विकास हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो कब हुआ था? 2000 BC के बाद। ये अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। या मतलब जो मारी नगर था वो बहुत ज़्यादा व्यापारिक जगह थी, वहाँ पर स्थित था ये। इसके कारण ये बहुत श्रीमंत तथा खुशहाल भी था और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा श्रीमंत था। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका अभाव था और हम कह सकते हैं जैसे श्रीमंत अमीर था ये और खुशहाल भी था। यहाँ जिमरीलियम का राजमहल भी मिला है तथा एक मंदिर भी मिला है। यहाँ पर कहाँ पर? मारी जो नगर है वहाँ पर एक जिमरीलियम का राजमहल भी है और एक वहाँ पर मंदिर भी है। अब हम बात करते हैं कालगणना की। ये कालगणना क्या है? कालगणना और गणित की विद्यापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। यानी कि कालगणना जो है वो मैथ की, गणित की और दुनिया की जो सबसे पुरानी, जो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी देन है ये। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि से परिचित थे। यानी कि जो इस सभ्यता के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा मैथ में और मतलब जो मैथ की चीज़ें हुआ करती थी। और एक और सब्जेक्ट था जिसका नाम था खगोल विद्या। उनमें ये लोग जो हैं, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करते थे, ऐसा NCERT कहती है। और उनको गुणा भाग, जो भी मैथ की चीज़ें हैं, वर्गमूल, चक्र, ब्याज वगैरह, इन सबसे वो बहुत ज़्यादा परिचित थे।
काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने 1 वर्ष का 12 महीनों में यहाँ के जो काल गणना कैसे की थी, इन लोगों ने मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने काल गणना करी थी। 12 महीने मतलब 1 साल को 12 महीनों में डिवाइड किया था, 1 महीने को 4 हफ्तों में डिवाइड किया था और 1 दिन को 24 घंटों में और 1 घंटे को 60 मिनट में इन्होंने विभाजन कर दिया था। मतलब जैसे मैंने आपको ये बताया, ये आज भी चला आता है। 1 साल जो है 12 महीनों में होता है, 1 महीना 4 हफ्तों में होता है और 1 दिन जो है 24 घंटों में होता है और 1 घंटा 60 मिनट में होता है डिवाइड। मतलब ये जो चीज़ है ये आज भी चली आ रही है। ये उन लोगों ने कालगणना करी थी मेसोपोटामिया के जो शहरों के। अब हमारा टॉपिक आता है मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार। ये हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे एंड आई होप कि आपको जितना भी मैंने अभी कालगणना तक बताया पार्ट 2 में समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। So if you like the video then please share it and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.